Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. एमजे साहब एमजे साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे साल भाई? मैं ठीक हूँ सर। मोमिन है सर? कंफ्यूज। हाँ जी, कंफ्यूज हो? अच्छा कंफ्यूज है। कब से कंफ्यूज है? 1 साल हो गया। 1 साल से कंफ्यूज है? ये तो कंफ्यूजन का बहुत लंबा वक्फा होता है। कंफ्यूजन क्यों? वो तो 2-3 महीने में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए थी। या तो सही है या तो गलत है। आप कुछ बोलते हो, बाद में मैं कुछ उस पॉइंट पर जाकर दूसरे से वीडियो देखता हूँ, वो कुछ और बोलता है। इसमें थोड़ा अच्छा, नमाज़ें पढ़ते थे? नमाज़ें मैं 1 साल पहले पढ़ता था। 1 साल पहले पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी आती है? आयतुल कुर्सी अभी याद नहीं, दूसरे पर नहीं याद है। अत्तहियात याद है? अत्तहियातु वत्तहियातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि, इतना याद नहीं है अभी। यार तो तुम कौन काई के मुसलमान हो? तुमको ना अत्तहियात आता है, ना तुमको आयतुल कुर्सी आती है। दरूद आता है? हाँ आता है। हाँ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ओके चलो, थे मोमिन ही थे भाई, लेकिन चूंकि 1 साल से कह रहे हैं कि भाई ये नमाजें भी नहीं पढ़ रहे, तो ये तो ऐसे ही ऑलरेडी इस्लाम से बाहर है। क्योंकि अगर आप इनका वीडियो देखे डॉक्टर आसिम अल हकीम, तो वो तो साफ साफ कहते हैं जो नमाज पढ़ेगा नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है। और खुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो आप वैसे भी मुसलमान है नहीं। कोई एक एमजे साहब आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। कोई एक मसला बताए जहां पे हमारी बात सुन के आपको डाउट लगा, फिर आपने दूसरे वाले का जो आर्गुमेंट सुना वो आपको सही लगने लगा, तो वो डाउट और उसके बाद क्या आर्गुमेंट मिला जिससे आपको लग रहा है कि सामने वाला सही कह रहा है और हमने गलत तरीके से पेश किया। जी, वो ज़ैनब की शादी वाला है ना, ज़ैनब की शादी जैद के साथ। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या गलत लगा था जब आपने बात सुनी थी? उनको तो ऐसे पहली बार ही नहीं देखा था ज़ैनब को, मतलब उन्होंने शादी करवाई थी। बाद में ऐसा क्या हो गया है कि मतलब उनके साथ अट्रैक्शन कैसे, मतलब ऐसा हुआ है कि एकदम से कैसे अट्रैक्शन हुआ है? ओके, तो कंफ्यूजन है। ये आपने वहां पे दूसरे साइड में सुना? हाँ हाँ, तो अच्छा ये बताओ कि ये जो ज़ैनब और जैद वाला मामला है, इसमें क्या क्या फॉल्ट हमने आपको बताया था मामले में, और बल्कि सैयद साहब ने भी आज इसको कवर किया थोड़ा बहुत। फॉल्ट क्या क्या आपको नजर आया? वही तो उसने आर्गुमेंट दिया ना, उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि ऐसे हम अरे एकदम भाई कैसे वो आर्गुमेंट का अभी मैं जवाब दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमने ये एक चीज पकड़ी और जो बाकी सवाल इस मसले पे उठाए गए थे वो क्या हुआ? वो तो आपने ऐसी अचार की तरह चाट के खत्म कर दिया। वो क्या मसले थे? और कुछ अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा सर। यही तो मसला है ना, मसले कई सारे हैं। इस जो ये ऐतराज होता है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने एक अच्छा सिस्टम जो पहले के लोग भी मानते थे और आज भी लोग मानते हैं, एडॉप्शन, इसको इस्लाम ने खत्म करा दिया। क्या एडॉप्शन अच्छी चीज है या खराब चीज है एमजे साहब? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है ना। आप किसी को अडॉप्ट करते हो, उसको अपना नाम देते हो, उसको आप अपने बच्चे की तरह पालते हो, ये अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है? अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। लेकिन क्या किया इस्लाम ने? ज़ैनब की शादी करवाने के लिए उससे पहले एडॉप्शन को क्या कर दिया? बंद करवा दिया। कह दिया कि भाई आप जो है वो, मैं किसी का बाप नहीं हूं। हालांकि उसी जैद को रसूलुल्लाह वहां पे जो मार्केट में ये बैठते थे, इनके जो क्या कहते हैं उसको, लीडर्स, वहां पे जाके मोहम्मद है, अपना नाम दिया, लोग उसको जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे। तो एडॉप्शन का सिस्टम बंद कराया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। दूसरी चीज कि जब आप किसी को अपना नाम दे देते हो, अपना उसको बच्चा मान लेते हो, तो आप उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हो। उसके प्रति आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। उसी तरीके से अगर आपका कोई बेटा है और उसकी बहू है,
तो आप उसको अपनी बहू की तरह मानते हो, जिस तरीके से आपके रियल बेटे की बीवी के साथ, यानी आपकी जो बहू होती है, उसके लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है। इसी तरीके से आपका जो मुंह बोला बेटा है, उसकी बेटी, उसकी जो वाइफ है, उसको देख के भी आपको सेक्सुअल फीलिंग नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज, आपने जो कहा कि भाई पहले से तो देखे हुए थे ज़ैनब को, हाँ बिल्कुल पहले से देखे हुए थे, हमने कहा मना किया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप एक फीमेल को देखते हो, आपको, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, और एमजे साहब आपके साथ भी ये मामला हुआ रहेगा, एक पर्टिकुलर लड़की जब वो टीनेज में होती है तो वो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, टीनेज क्रॉस करके, वो जब 21-22 साल की हो जाती है, अचानक से आपको अच्छी लगने लगती है। पहले वो अनअट्रैक्टिव लग रही थी, अचानक आपको अट्रैक्टिव लगने लग गई। ये तो कॉमन है, ये नेचुरल चीज है। बहुत सारे डिफरेंसेस आने की वजह से बहुत से लोगों की पहले की जो चॉइस है वो चेंज हो जाती है। तो हो सकता है कि वो मोहम्मद साहब को पहले वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, बाद में जो है वो, तो हो सकता है ज़ैनब जो है वो कर्वी हो गई हो, या कुछ चेंजेस आया हो उसके अंदर, क्योंकि शादी के बाद अक्सर जो है वो फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि वो वहां पे उनको उनको देख के रसूलुल्लाह जो है वो पसंद करने लगे। और आप देखो खुद कि अगर आप इसमें पढ़ो, तफसीर में पढ़ो आप, तो वहां पे आपको मिल जाता है कि वो जब ज़ैनब के पास गए तो ज़ैनब जो है वो कम कपड़े में थी जब रसूलुल्लाह ने देखा। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस। अगर कम कपड़े में नहीं भी देखा तो भी जो है एक इंसान किसी को पहले पसंद नहीं कर रहा था, अब उसको पसंद करने लगता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया कि भाई पहले भी देख रहे थे और अभी वो क्यों उसको जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो बाकी की इसमें बुराइयां थी, मसले मसाइल थे, उसको आप कैसे छोड़ दोगे। और एक चीज देखो आप इसमें, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अब तक तो वो जैद की बीवी थी, अब जैद ने उसको तलाक दिया, रसूलुल्लाह की आसमान से शादी हो गई, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जो मेरी बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। अब एक बीवी जो है वो अब मां बन गई जैद की, पहले बीवी थी मां बन गई। अरे भाई ये क्या हो रहा है इधर, बीवी कैसे मां बन जा रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, समझ में आया एमजे साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा पढ़ने की बाकी सब चीज। और क्या पढ़ोगे, और क्या कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन ये वाला दूर हो गया कि ये हर हाल में गलत था रसूलुल्लाह का काम। हाँ भाई अट्रैक्शन के अलावा एमजे भाई आप खुद सोचिए कि क्या इखलाकी तौर पर ये दुरुस्त है कि एक साहब को आप अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको मुंह बोला बेटा कहते थे तो उसकी बीवी को भी अपनी बेटी ही समझते होंगे ना। या तो फिर आप शुरू से उसको अपनी बेटी नहीं समझते थे, या तो फिर शुरू से आपकी नीयत खराब थी उस पर। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी हो सकता है ना फिर। तो ये किसी सूरत भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते एमजे भाई, आप जितने मर्जी एंगल ले आइए इसके, लेकिन आप इसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी कर ली। ये किसी सूरत इखलाकी तौर पर बात दुरुस्त नहीं है, ये किसी माशरे में काबिल कबूल नहीं हो सकती, किसी सोसाइटी में, किसी मजहब में कबूल। ये भी मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ऐसे ही अपनी अपनी बहू को ये बनाना, बेव बनाना इज नॉट राइट। आप घर में नौकरानियां आती है ना आप लोगों के काम करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आप उस अपनी बीवी की मौजूदगी में उस नौकरानी के साथ ही कुछ गलत कर लेंगे ना, तो लोग तब भी आप पे थू थू करेंगे ना हमजे भाई। बिल्कुल 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 करेंगे ना, क्योंकि अखलाकी तौर पर एक चीज दुरुस्त नहीं है ना। तो फिर आप खुद सोचिए कि जिसको आप अपना मुंह बोला बेटा कहते थे, उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा आपने, तो ये तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं, हमें तो नहीं लगता, आपको भी मेरा ख्याल है नहीं लगता इसको दुरुस्त, इसीलिए तो आपके दिमाग में शक है, आप भी समझते हैं कि अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और इसमें अब शक नहीं बचता है ना सैयद साहब, अब ये तो आपका जो शक था वो हमने दूर भी कर दिया, अब तो यकीन ही हो गया कि ये गलत है। बराबर है। तो निकलो इससे, क्या ये सब फालतू चीजों में पड़े आप, वैसे भी नमाज है तो आपने पढ़ना नहीं है।
नहीं, नमाज में पढ़ता था पहले, रोजे भी रखता था, 30 महीने के रोजे रखता था, और हाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, कभी हाँ कभी ताजुद भी पढ़ता था, रेगुलर मुस्लिम था मतलब। हाँ। बाद में थोड़ा आपकी स्ट्रीम वगैरह देखी तो थोड़ा ईमान फिसल गया, डगमगा गया, हम्म। आंखें खुल गई उस डिलीवरी का पॉइंट से, और बहुत सारे पॉइंट्स है आपके अभी, बिल्कुल। और बराबर जम नहीं रहा अपने को। तो निकलो, गुलाब फेंकने बोल दूं लोगों को, लेकिन फर्म डिसीजन लो। ये कच्चा पक्का वाला गेम में मजा नहीं है। अगली स्ट्रीम पर आके बताता हूँ आपके पे। चलो, एक 2-3 दिन का फ्राइडे को स्ट्रीम होगी। अच्छे से गौर फिक्र करना, सोच विचार करना, और एक फर्म डिसीजन लेने का। बीच में लटक के क्या मतलब है, तो हमेशा टेंशन में रहो, या तो इस साइड या तो उस साइड। और दोनों एकदम सोच समझ के, अगर उस साइड जा रहा हूं तो किस बुनियाद पे जा रहा हूं, क्या मेरे माइंड को वो कन्विंसिंग आंसर मिला, वो सोच के जाना है। और अगर इस साइड आ रहे हो तो एक फर्म डिसीजन के भाई, हाँ मैं इस वजह से आ रहा हूं। तो हम आपका इंतजार करेंगे डर अगली स्ट्रीम में। ठीक है एमजे साहब? डर सा लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। डर लगता है, डर लगता है हेल का। किसका डर लगता है? हेल, हेल, जहन्नम। हाँ। अरे जहन्नम, भाई, जहन्नम। वही तो मेन चीज आपको डराई गई है जहन्नम के नाम से। जहन्नुम के बारे में, जो कि मरने के बाद वाला प्रोसेस है, आपको वो बता रहा है जिसने मौत कभी देखी नहीं, जो खुद मरा नहीं है। आज तक आपको मरने वाले इंसान ने बताया जहन्नुम है करके? नहीं, नहीं, मरना पे होगा। हमेशा जिंदा लोगों ने बताया ना जहन्नुम के बारे में। बिल्कुल, हाँ, जब मरने वाला आके बताएगा ना, तब उस पर बिलीव करके उससे डरना। तब तक आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। समझे प्यारे भाई? ये ठीक। एक चूरन और एक खौफ के जरिए से इस्लाम का सबसे बड़ा वार यही है, कि तरीका यही है कि वो आपको लालच और डर, ये दो चीज की बुनियाद पे आपको अपने काबू में रखता है, कब्जे में रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। ठीक है। ठीक है प्यारे भाई? तो हम आपका इंतजार ठीक है। करेंगे अगली स्ट्रीम फ्राइडे। फ्राइडे को। ओके। सोच समझ के ठीक। फैसला लेके आना। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं सैयद साहब का आइकन कुछ कुछ भगत सिंह जैसा लग रहा है। इज ही इंस्पायर्ड बाई हिम टू? कौन से वाले सैयद साहब की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये अपने वाले सैयद साहब। ओके। सैयद साहब, ये भगत सिंह जैसा आइकन लग रहा है, या वो आपके डीपी में कौन अच्छा, है? ये जो मेरा डीपी है, आप मेरा ख्याल है वो सही सोच रहे हैं, लग तो भगत सिंह जैसा ही रहा है। अच्छा, अरे वाह। बस पहचाना सही है वैसे। वाह। सुबोध राजपूत कह रहे जिस दिन से इन हरे आमों के साथ वाइस वर्सा रेप और लॉन्डी बनाना शुरू हो जाएगा तो ये सब छोड़ देंगे। भाई, पहली बात तो करना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज, आरआर शुरू हो जाएगा, फिर वहां पे उनको गलत लगना शुरू हो जाएगा। एक्स मुस्लिम हाफिज कारी साहब, अल्लामा साहब भी जुड़े हैं। हाफिज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू साहिल भाई। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी जी, ठीक है। साहिल भाई, एक रिक्वेस्ट थी और थोड़ी सी अपडेट देना चाहता था कुछ मसले के बारे में। जी शायद आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में मुझ पर 2 दफ़ा 295B C 295 298 ये लगी है। इसका मतलब है, आपको पता होगा कि ये तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मजहब और तौहीन जो भी है इस्लाम, सो ये सारी उन्होंने मुझ पर लगाई हैं। जी, आपने और बताया था ये। या और मैंने आपको सारे एविडेंस भी दिखाए थे स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से आदम भाई के साथ। जी जी। और पाकिस्तान में वो जिस जगह पे मैं रहता हूँ, काफ़ी सारे जुलूस, जलसे वगैरह सारा कुछ उन्होंने निकाला। तो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी, और जिसकी वजह से मैं सारी फैमिली को मैंने अंडरग्राउंड किया हुआ है इस वक्त। आज मुझे नहीं पता था, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने पहली 295B और C मुझ पर लगाई थी, उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दी हुई थी जिसकी आज हियरिंग थी। तो किसी वजह से आज उधर अदालत में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे वकीलों की वजह से, सो नहीं हो सकी। उनको मेरी उस हियरिंग को कल टुमारो पर जो है वो कर दिया गया है।
सो तो हियरिंग में आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन विदाउट मी उन्होंने मुझसे बगैर ही सारे एविडेंस, आपने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो होती है वो बना के सारे एविडेंस अदालत में जमा करवाए हैं। और अच्छा अच्छा, लेकिन आपके बिना वो हियरिंग चलेगी कैसे? ये पाकिस्तान है, मोहम्मद के नाम पर कुछ भी चलता है वहां पर, ठीक है। और बनाना रिपब्लिक है ना साउथ में, या अच्छा। इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वो हो सकता है, क्योंकि वो पहले जो उन्होंने मुझ पर तौहीन रसालत लगाई है 2 दफा 3 दफा, अगर मुझे नहीं पता आपने वो पढ़ी है या नहीं, उसमें से बिल्कुल जो वो चीज़ें कह रहे हैं कि मैं फेसबुक पर एंटी इस्लाम के बारे में कुछ मवाद जो है वो अपलोड करता हूँ, और आदम सीकर चैनल मैं उस चैनल पर जो है वो अपलोड करता हूँ, और उस पर मैं आदम सीकर उर्दू और साहिल की जो है वो सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वो सारी उस FIR में लिखी हुई है, और जिसके मुताबिक उन्होंने मुझे फिर 295B 295C और 298 के तहत जो है उन्होंने मुझ पर 2 दफा तौहीन मजहब तौहीन रसालत का मुकदमा किया। ये अगस्त में हुआ था, और फिर ये अक्टूबर में दोबारा हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तौहीन रसालत का 295 का मकसद यही है कि डेथ है। तो जिस वजह से मैं अपनी फैमिली को तो बचाने में उनको मैंने अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन वो सारे घरों पर उन्होंने जो है वो कब्जा शब्जा कर लिया। अभी भी मुख्तलिफ शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और आज मुझे नहीं पता था, लेकिन किसी लॉयर ने मुझे बताया है कि आज आपकी हियरिंग थी, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आज एक डेमोन्स्ट्रेशन था उधर अदालत के बाहर, तो जिसकी वजह से अदालतें काम नहीं कर रही थी, और कल दोबारा आपके खिलाफ जो है वो हियरिंग है। तो अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा वो अदालत की तरफ से कोई लेटर नहीं आया, क्योंकि मुझ तक नहीं, वो पहुंच भी नहीं सकते। हालांकि ये एक असूल होता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है अगर आप बगैर किसी के मौजूदगी के आप किसी के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है। मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन मेरा आज इधर आने का मकसद यही था, यार मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, मैं तो एक सेफ जगह पे हूँ, लेकिन मेरी फैमिली स्टिल जो है वो अभी सेफ जगह पे नहीं है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन पिटीशन जो है वो शुरू की हुई है अपनी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए। अगर जितने बहन भाई या दोस्त सुन रहे हैं किसी भी कंट्री से हैं, तो अगर आप वो उसको साइन करेंगे पिटीशन को, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। और दूसरी बात यह है कि जितने भी दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं वो ज़रूर VPN यूज़ करें, और अपना लोकेशन किसी को ना दें, सीक्रेट रखें। जब तक आप अपने फेथ में इस्लाम को छोड़कर जहाँ कहीं भी जाते हैं, ठीक है, जिस मज़हब में भी जाते हैं, जिस कम्युनिटी में भी जाते हैं, जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो जाते, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, उस वक्त तक कभी भी अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी सारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, और इस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई हैं। सो मैं यही समझता हूँ कि मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को। लिंक दे देंगे तो अल्लामा साहब, लिंक दे दोगे तो अभी हम लिंक शेयर कर देंगे, तो कई सारे लोग जो है वो 4-5 हज़ार अभी आपका पिटीशन जो है वो साइन कर देंगे। ओह थैंक यू। मैं अभी प्राइवेट चैट में। अच्छा अल्लामा साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। साहिल भाई इजाजत है कुछ, अगर मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। साजिद भी हमारे साथ जुड़ा है। साजिद वेलकम। अल्लामा साहब, जी अल्लामा साहब, आप देखिए हमारे एक और भी जानने वाले हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 295C के अंदर जो हैं वो फंसे हुए हैं, और बड़े यंग हैं वो, मतलब उनको सज़ा हो चुकी है और इस वक्त वो जेल में हैं लाहौर में। और हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जो NGOs हैं उनसे रब्ता करके हम कुछ ना कुछ उनको प्रेशर डलवा के कुछ कर सकें, क्योंकि अभी तक उनका चालान नहीं कटा है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मुझसे रब्ता करके अगर आप मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के नाम बता सकें, ताकि मैं वो जो फार्म है, एक बेसिकली स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम करती हैं, हेल्प करती हैं। देखिए हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, उसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो कि हो जाए। क्योंकि देखें हमें पता है कि आसिया बीबी का मामला इसलिए अदालत में उठा था कि उसके पीछे सलमान तासीर थे, ठीक है, और वो एक पॉलिटिशियन थे, इसलिए सबके सामने आ गया था और उनको वहां से उठा लिया गया था। लेकिन यू नेवर नो कि कोई अगर हाईलाइट होता है, जैसे वो एक लड़के का हाईलाइट हुआ, मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूंगा,
और अगर आपका भी हाईलाइट होता है तो हो सकता है कोई बात बनी जाए। मैं हाईलाइट करना भी चाहता हूँ, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से ये हाईलाइट ना हो, अंदर ही अंदर इसको खत्म किया जाए। आप समझ सकती है ना, उनको पता है कि जब ये हाईलाइट होगा, उनको पता है कि मैं किस पोजीशन में था, क्योंकि मैं कुरान का हाफिज और कारी, और मैं मास्क प्लांटर था यूरोप के लिए, और मुझे उन्होंने अपने मिशन के लिए भेजा हुआ था। तो इस वजह से फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा जब मैंने सच्चाई को देखा और लेकिन इस्लाम आपकी सिर्फ 298 लगी है ना अलामा साहब? जी नहीं, मुझ पर 295 बी सी 295 ए और 298 4 दफा पहली FIR लगी है, और दूसरी FIR में दोबारा जो है वो 295 बी और 295 सी लगी है। मैं समझ गया, सही और सब फैब्रिकेटेड स्टोरी हैं। आज तक मैंने कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया, ना ही मैं, और उन्होंने लिखा है कि ये एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान में, और ये 40,000 एक्स मुस्लिम का लीडर है जो कि पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान में मुसलमानों को इनकरेज कर रहा है कि पाकिस्तान में वो कुरान को जलाएं, और ये हर एक कुरान को जलाने का 1 लाख रुपया इनाम देगा। मैं किसी को इनाम क्यों दूंगा कुरान जलाने का? लोग तो खुद मुफ्त में जला रहे हैं, ठीक है, मैं क्यों फिर? और मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि कुरान को आग से जलाओ, ठीक है। सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आग की। सो मैं बिल्कुल ऐसा वाह भाई वाह, क्या डायलॉग, क्या जबरदस्त डायलॉग मारा है अल्लामा साहब ने, अल्लामा कारी साहब ने। मैं आग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं क्यों किसी को कुरान आग से जलाई? क्या बात है, लोग समझे नहीं इस लाइन को। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक कुछ लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको खुदा मानते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को, उस होली चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट जो है वो पुटेशन जो है जो मैंने ऑनलाइन चला रखी है उसको सेंड किया। अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कारी साहब, मैं शेयर करता हूँ पब्लिक में, पिटीशन अभी साइन करवा देते हैं। मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर फैमिली किसी तरीके से वहां से मूव हो सकती है किसी सेफ साइड पे तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सही बात आपको बताऊं तो ये पिटीशंस या ये जो एनजीओ से हम राब्ता करते हैं ये इतनी कोई इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या उसको ओन करते हैं वो, तो वो उसको कुछ प्रेशर डाल के भी कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध वफाद आके प्रेशर डाल देगा या कुछ इस किस्म की बात हो जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको जो हमदर्दाना है वो यही है कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली को सेफ करने की कोशिश जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। या मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है मेरी सारी फैमिली, लेकिन अभी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। तो वो इसके पीछे है कि किसी इंटरपोल के जरिए उनको ढूंढा जाए और वापस लाया जाए, जेल में डाला जाए। सो इस वजह से लेकिन इंटरपोल तो अभी मामलात में इंटरफेयर नहीं करती, पाकिस्तान में कुछ जगह पे करती है, लेकिन जो मैंने वो इंटरपोल मजहबी मामलात में अलामा साहब इंटरफेयर नहीं करती, ये कुछ और ही मामला होगा। आप चेक कर लीजिएगा जी। ओके, इंटरपोल मजहबी मामलात में उनका जो क्योंकि जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, एक बहुत बड़ा मुफ्ती है पाकिस्तान में जिसने कैंपेन चलाई हुई है अगेंस्ट मी और माय होल फैमिली, के वो कह रहा था, हुकूमत से कह रहा था, आपने जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी वीडियो भी मेरे पास है, टीवी पे भी है, कि इंटरपोल के जरिए इसको मोहम्मद कारी को और इसकी फैमिली को जो है वो पाकिस्तान में दोबारा लाया जाए और इनको सबको एक्सिक्यूट किया जाए। हाँ, वो उन्होंने बात की होगी लेकिन ये मुमकिन नहीं है अलामा साहब। मैं आपको बता देता हूँ 2016 में 2018 में इन्होंने ट्विटर यूट्यूब से डाटा मांगा था एथियस्ट का जो भी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी को भी डाटा नहीं मिलता, तो इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। बाकी वही बात है कि फैमिली को सेफ साइड रखने की कोशिश कीजिए। या थैंक यू। ये जो पिटीशन है इसमें आपको सिर्फ अपना नाम और ईमेल और पोस्टल कोड मांगेगा। जिप कोड जो होता है वो कोई भी अपने जहाँ कहीं भी आप रहते हैं उसका, जहाँ कहीं भी दुनिया में आप रहते हैं, अब 5 नंबर का डिजिट होता है वो दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका ये होगा कि वो पिटीशन जो है वो हायर हो जाएगी आपके नाम से। सो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने टाइम दिया। ये थोड़ी सी मैं खासकर अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में बहुत एहतियात के साथ रहें। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है और मेरी फैमिली के साथ हो चुका है वो मैं नहीं समझता कि हर किसी के साथ हो, और अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज करें। उस वक्त तक अपने आप को ना एक्सपोज करें जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है अल्लामा साहब, बात यह है कि आदमी जब तक सेफ जगह पे ना पहुंच जाए,
पूरी तरीके से सेफ ना हो जाए तब तक वो कोई भी अगर यानी एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, तो वो ना करे, वो अपनी डिटेल्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करे, वरना कैसा है थोड़ा भी हिंट अगर सामने वाले को मिल जाए तो इट कैन बी अ डिजास्टर्स थिंग फॉर यू। सो थिंक ट्वाइस बिफोर आप कोई डिसीजन लेते हैं या अपने जज्बात को आप कंट्रोल नहीं कर पाते और लोगों को अपने ख्यालात बता देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली व्हेन यू आर इन पाकिस्तान और इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी, हाँ जी जी बोलिए साहिल भाई। हाँ, मैं एक पॉइंट सिर्फ रख देता हूँ फिर आप बोलिएगा कि अगरचे आप पाकिस्तान के बाहर है तो भी आपने केयर करना है, क्योंकि कभी ना कभी आपके हो सकता है घर वाले पाकिस्तान में हो, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हो सकता है आपको काम शाम के लिए जो है वो पाकिस्तान रिटर्न जाना हो, तो अगर आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाए फिर आप पाकिस्तान नहीं जा पाओगे, है ना। तो पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी आप बात सेफ है, हाँ ये मत सोचिएगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू साहिल भाई, यही बात आपने बहुत अच्छी बात की। देखें मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं तकरीबन 2005 में पाकिस्तान से निकला था, ठीक है, और अभी तक वो मेरी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अभी तक। अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा एक्सपोज हुआ क्योंकि अपने काम की वजह से, तो मैं एक सेफ जगह पे हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में हालांकि मेरी फैमिली जो है वो स्टिल मुस्लिम है, ठीक है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा नुकसान हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान में है, सो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ के उधर क्या हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उस FIR की जो सेकंड FIR उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है, मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं तो इट्स ओके। ये लास्ट टाइम दिखाया था क्या आपने, ये वाली जो अभी की बात कर रहे हो? हाँ तो दिखा दो, ये दिखा दो। और सैयद साहब कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, वो रह गया। जी सैयद साहब आप बोलिए। जी थैंक यू साहिल भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा था साहिल भाई कि पाकिस्तान में ना ये आस्तीन के सांप फंसवाते हैं। अभी तक जितने भी मामलात आए हैं 295 ABC के, उसमें सारे के सारे केसेस में आस्तीन के सांप शामिल थे। कोई इनकी अपनी कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और FIA की किसी की, क्योंकि ना तो इनको डाटा मिलता है, ना इनकी इतनी काबिलियत है कि किसी का सिस्टम हैक करके उसको पकड़ सकें। आज तक जितने भी केसेस हैं वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, वो सारे के सारे आस्तीन के सांपों के काम किए हुए हैं। मतलब ये जैसे लड़कियां इनबॉक्स में मैसेजेस कर देती हैं और ये उनसे ये भी बेट